जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थी? अभी तक हम लोगों ने 24 सेट कर लिया है। आज 25वां सेट है और सॉल्व करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अभ्यास जारी रखे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ये देखते हैं, पहला दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या है। देखो, ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए तो आप चाहें तो विकल्प का यहाँ पर सहयोग कर ले, बाकी दूसरा अलजेब्रा से संपर्क कर सकते हैं। कह रहा दो संख्याओं गुणनफल 336 और उनका जो योगफल है उनके अंतरफल से 28 अधिक है, बस। तो चलो मान लेता हूं दोनों संख्याएं x और y रही होंगी। अगर x y रही होंगी तो x गुणा y बराबर 336 ये दिया हुआ है, और जो उनका योगफल है यानी जो x प्लस वाई है उनके अंतर x माइनस वाई से 28 अधिक, माने ऐसे घटाया जाए तो यहाँ पे 28 आना चाहिए, बस। अब देखो कितने आसानी से उत्तर आएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 28। इसमें क्या हुआ, x कैंसिल हो गया। अब 2y बराबर अगर 28 है तो x बराबर y बराबर ये आ गया 14। अगर एक संख्या 14 आ गई तो आप समझ सकते हो x गुणा 14 बराबर 336। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 से भाग दो, 14 दूनी 28, 14 चौके 56। एक संख्या 24 है, एक संख्या 14 है, यही आपका उत्तर है। देख रहे, यानी सवाल आपके सामने आए, एक्स वाई के बीच में उसका इक्वेशन बनाए और हल करते चले जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप जल्दी से उसका वो चेक कर लें, अगर विकल्प के माध्यम से करना चाहें तो भी हो जाएगा। दोनों में जो आपको सुविधा लगे उससे करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है 0.4 का पावर बार है, उसका वर्गमूल पूछा गया। आप बताओ 0.4 का पावर अगर ऐसे बार लगा है इसका मतलब इसकी वैल्यू है 4/9। अगर 4/9 है तो इसका वर्गमूल पूछा गया है, तो ऐसे वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 2/3। और 2/3 को जब आप दशमलव में बदलेंगे आ जाएगा 0.6 पर बार। ये रहा। अब आप सोच सकते हैं 0.4 का वर्गमूल 0.6 होता है, वो भी बार का। कितने आसानी से उत्तर आया आप देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों इकट्ठे 12 बजे बजना आरंभ करते हैं। कितना समय बाद वे फिर इकट्ठा बजेंगी? ऐसे सवालों का लघुत्तम निकाला जाता है। अगर हम 4, 4, 6, 8, 14 का लघुत्तम निकालें। 4 के पिताजी हैं, 2 से काटता हूँ, 2 तियां 6, 2 चौके 8 और 2 सते 14। इसके बाद कुछ करना भी नहीं, बस पहाड़ा खत्म हो गया। अब इसे गुणा कर लो। 3 चौके 12, 7 84, 3 चौके 12, 12 से 84, 84 गुणा 2, 2 चौका 8, 2 से 16, 168 सेकेंड। 168 सेकेंड को आप मिनट में बदल सकते हैं, 60 से भाग दे सकते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 तो होगा नहीं, 6 दूनी 12, 2 मिनट 120, 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड आया। तो पहले 12 क्या बजे बजी थी, 12 बजे। अब की बार क्या बजेगी, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। आपका पहला उत्तर आ गया। इतना आसान होता है, ऐसे सवालों में खाली लघुत्तम निकाला जाता है बस। आइए अगला सवाल। यदि P गुणा Q बराबर P प्लस Q प्लस P अपान Q तो 8 गुणा 2 का मान क्या है? दरअसल जो गुणा सिंबल है, गुणा की जगह पे हमको होना चाहिए था कि कोई सिंबल बना देते, सिंबल ऐसे टाइप का है कि अगर P और सिंबल Q लिखा है तो उनके साथ क्या क्या होता है। तो अब हम 8 और सिंबल 2 करेंगे। ये एक तरह का रीजनिंग का सवाल होता है। तो जो जो यहाँ हुआ यानी P के जगह पे 8 और Q की जगह पे 2, और जो कुछ यहाँ लिखा गया है यही सारा काम हमको करना है। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 2 प्लस 8/2। तो बताओ 8 2 10 और 4 14, कितना आ गया, 14। ये आपका उत्तर। रीजनिंग जैसा सवाल होता है। मैथ में आप देखे होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का इक्वेशन बनता है, जो
रीजनिंग नामक सब्जेक्ट में भी एक चैप्टर आता है और मैथ में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या है? दो प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो आप इक्वेशन बना सकते हैं और दूसरा तरीका इसको आप मौखिक कर सकते हैं। पहले इक्वेशन बनाता हूँ। 50 विद्यार्थी है, उनका औसत बिल्कुल नहीं पता, तो मान लो उनका औसत x था, औसत जो था x था। 50 विद्यार्थी हैं, 50 x है, उसमें से 50 किलोग्राम वाला विद्यार्थी बाहर गया और एक नया विद्यार्थी आ जाता है, मान लो उसका नाम y है, आ जाता है। अब बताओ अगर ऐसा हुआ है तो अभी भी तो 50 ही बच्चे हैं, कुछ नए बढ़े नहीं, उससे औसत भार में आधा किलोग्राम वृद्धि हो गई, यानी x प्लस 1/2 हो गई। बस यही इतना करना है, तो हल कर देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। आओ हल करें। ये हुआ 50x माइनस 50 प्लस वाई बराबर 50x प्लस 50 गुणा आधा। तो ये 50x आपका कैंसिल होगा। अब ये हम 50 उधर लेके जाएंगे तो जुड़ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका उत्तर बन गया 75 kg। एक तो हुआ आपको लगाने वाला सवाल। अगर आप बिना लगाए इसका जवाब देना चाहते हैं तो अब देखो क्या कर सकते हैं। कह रहे 50 किलोग्राम वाला लड़का चला गया, अगर जो नया लड़का आया वह भी 85 किलोग्राम का होता तो कोई औसत तो फर्क ना पड़ता, लेकिन वो आया तो औसत बढ़ा है, यानी वो जो आया वो 50 केजी था ही था, प्लस आधा किलोग्राम औसत बढ़ा है, यानी 50 बार आधा आधा किलोग्राम वो और था, और 50 बार आधा किलोग्राम और था, यानी वो 25 किलोग्राम और था, यानी वो 75 केजी का था। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सोच पाएंगे इतना छोटा सवाल ये बन सकता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? सोचो, ये सवाल देखो जरा, यहाँ पे अगर हम पिता लिख दें और यहाँ पर पुत्र लिख दें, कह रहे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, यानी अगर पुत्र की उम्र x मान ले तो ये श्रीमान जी है 3x प्लस 3 साल। फिर कह रहे 3 वर्ष बाद क्या करें, प्लस 3 बोथ साइड। पिता की आयु पुत्र के आयु की दोगुनी से 10 वर्ष अधिक होगी। बस ये दोनों बराबर है। इतना छोटा सा काम है, एक लाइन का इक्वेशन और तुरंत हल। ये हो गया 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10। दोनों 6 कैंसिल हो गया, 2x इधर लाओ, x बराबर 10। अगर x बराबर 10 है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3 थी तो 30 और 3 33 साल, तो पिता हो जाएगा 33 साल का और बेटा हो जाएगा 10 साल का। सही है, इतना छोटा सा मामला है। आइए देखते हैं अगले सवाल। छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने। 675 का 80%, 675 का 80% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 284। अगर इसे हम हल करें तो 20 के 80, 20 25 में 100 और 5 से इसको आप काट सकते हो, 5 से 5, 5 के 15, 5 बचे 25। अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाए 284 इधर आए तो 135 तो नेगेटिव आ जाएगा भाई। 20 के 80, 20 बचे 100, 5 से इसको हमने काट दिया, 5 के 5, ठीक है। अब सोचो आपकी तो गुणा हो गया, अच्छा हाँ 4 तो बचा है, ठीक है। तो 4 पचे 20, 2 4 चुके 52, 2 54। अब इसमें से आप 284 घटाइए और तब यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। घटाओ, 10 में से 4 घटाओगे 6, 13 में से 8 घटाओगे 5 और 4 में से 2 घटाओगे 2। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 256 हुआ तो निश्चित रूप से एक्स बराबर 16 हो जाएगा और यही आपका उत्तर है। यही पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं, सवाल लिखो और उत्तर बना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत बता दो। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इस पर जो पहले
हानि हो रही थी जितने % की, उतने ही % लाभ होने लगा। तो आप क्या कर सकते हैं आप? तो हमें बताना है बस पर होने वाली हानि % क्या है। देखो अगर आप क्रय मूल्य निकाल दो तो काम हो सकता है। सही है, क्रय मूल्य निकाल दो। कैसे निकालें? मान लीजिए कोई रेखा है, ये क्रय मूल्य सीपी। अब सीपी अगर ये है और हानि % मुझे बताना, इसको हम 100 ही मान लें, क्योंकि हानि % लाभ % बताना है तो इसको हम 100 मान ले रहे हैं। चलो ये 100 था और पहले वस्तु को हम x पर बेच रहे थे, अब इसको दुगना कर दिए, 2x कर दिए। तो जो पहले लाभ हो रहा था, जितना पहले हानि हो रहा था उतना ही लाभ होने लगा। तो अभी हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें? आप जानते होंगे कि 2x - 100 बराबर है 100 - x, 100 - x। अब अगर इसको हल करें तो x आ जाएगा 3x और 100 वहां चला जाएगा तो 200, तो x बराबर हो जाएगा 200/3। अगर x बराबर 200/3 हो गया, आप समझ सकते हैं कि 100 का समान है और 200 x/3 का बिक रहा है, तो घाटा कितना हो गया? घाटा हुआ है 100 - 200/3, यानी 100/3 का घाटा हुआ है। अब क्या % घाटा हुआ है? देख लो, 100/3 घाटा हुआ है। कितना घाटा हुआ है? 100/3। और 100/3 घाटा हुआ तो 33.3% हो गया, क्योंकि उसको तो हमें 100 पर ही देखना है ना। हमारा तो क्रय मूल्य 100 है, जितना घाटा हुआ है उस 100 के संदर्भ में देखना है। 100/3 का मतलब 33.3% घाटा हुआ। कितना छोटा सा सवाल था, हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब जब क्रय मूल्य 100 को मान लेंगे तो जो हमारा हानि आए चाहे लाभ आए, जितना आएगा उतने % माना जाएगा, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य तो 100 है। बस इतना छोटा सा सवाल। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होने जा रहा है? ऐसे सवाल में 3 बातें लिख लें, सीपी, एसपी और एमपी। करेक्ट। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 120। अब करें 20% का बट्टा दे देंगे। अगर इस पर 20% का बट्टा दे देंगे तो 20, इसका 20% 24 होता है, 24 घटाएंगे ये आ जाएगा 96। अब बताओ 100 का सामान 96 के बिक रहा है, तो 4% का घाटा हो गया, बस हो गया। तो वही हुआ, ऐसे हम लोग कई सवाल कर चुके हैं, कुछ खास नहीं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? 8% वार्षिक की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? यानी हमको क्या दिया हुआ? अमाउंट दिया हुआ। तो पी बताना है, आपको बताएं पी बराबर होता है ए इंटू 100, साधारण ब्याज की बात है ये, प्लस 100 प्लस आरटी। अब चलो ए कितना है? 6600 गुणा 100 अपान आर कितना? 8 और टी कितना है? 4, 800 के 32, ये हो जाएगा 100 धन 32, 132। इसी को काटना है, तो आप 11 से काट सकते हैं 12 बार में, और 11 छक्के 66 और 12 25 60, कितना आ गया? 5000। और निश्चित रूप से धन कितना रहा होगा? 5000 रहा होगा, और वो चीज बन गया 6600। आओ देखते हैं अगले सवाल की। लिखा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना कब हो जाएगा? बताओ, अगर कोई धन है 1 रुपया है और 10 वर्ष में ये दोगुना हो गया, तो अगले 10 वर्ष में इसका दुगुना हो जाएगा। 4 गुना तो हो गया, कै साल टोटल लग जाए? केवल 20 साल। 20 वर्ष बाद धन 4 गुना हो जाएगा। आइए आगे सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है, यदि P अनुपात Q बराबर अनुपात R बराबर 1 2 4 है तो उसका मान बताओ। तो मान बताना है, उसमें वैल्यू रख के देख। अगर हम वैल्यू रखते हैं इसके अंदर तो 5P स्क्वायर का रहा, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर कर लो, प्लस Q स्क्वायर माने 2 स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, जोड़ते हैं। ये कितना आएगा? 5, ये कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 16। तो 16 4 20 5 25, ये आ गया √25 यानी 5। अगर ये 5 आया तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं?
5p लिख सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू तो एक ही है। तो सही है। आइए अगले सवाल की तरफ। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को बी तथा सी में परस्पर परस्पर बांटा गया। यदि सी को ए से 400 रुपया लाभांश प्राप्त हुआ, कम लाभांश प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ कितना था? ए को कुल लाभ का 3/5 मिला। देखो, अगर हम ए बी सी कह दें और मान लें कुल 5 रुपए का लाभ हुआ था। काहे का 5 लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें कुल लाभ का 3/5 ए को देना, यानी ऐसी संख्या हमको चाहिए जिसका हम 3/5 कर सकें। तो 5 का 3/5 कितना होता? 3x। तो बचा कितना? 2x। और करें उस 2x को बी और सी ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया, यानी दोनों को x और x मिल गया। अब प्रश्न है सी को ए से 400 रुपया कम मिला। हम देख रहे हैं सी को ए से 2x रुपया कम मिला। देखो कितना कम मिला? 2x। अगर हम जानते हैं 2x कम मिला तो ये कह रहे हैं कि 400 कम मिला, तो बताओ x बराबर 200 आ गया। अगर x बराबर 200 आ गया तो बताओ 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। 5x वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो हम कह सकते हैं कि कुल लाभ 1000 हुआ था। आइए देखते हैं अगले सवाल। एक समकोण त्रिभुज में समकोण के निकटवर्ती भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार लंब केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी है? देखो, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने है, ये 3 है, ये 4 है। तो लंब केंद्र कहाँ होता है जानते हो? इसके मध्य बिंदु पर। अब ये 5 पूरा हो जाएगा, तो 5 ये है। अब करें लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, यही बताना है, पी बताना है बस। अभी कितना आसान होता है, आप अगर त्रिभुज देखते हुए तो त्रिभुज का एक थ्योरम बनता है कि त्रिभुज का थ्योरम देखो, अगर कोई त्रिभुज जिसमें ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये पी की वैल्यू बताने की व्यवस्था है। ये समकोण यहाँ होना चाहिए। तो होता है ए गुणा बी बराबर पी गुणा सी। थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जब आप पढ़ेंगे ये थ्योरम आपको मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 4 बराबर पी गुणा 5, यानी पी बराबर हो जाएगा 12/5। 12/5 क्या होता है? 5 दूनी 10, 5 चौके 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या पूछा था? लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.4। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो सिंपल सवाल होता है, और अगर वो थ्योरम पता होता है आपको तो तुरंत खाली लगाना है और तुरंत उत्तर बन जाएगा। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा? देखो, ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं। तीनों का लघुत्तम 60 आया। अब 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब ये जो क्षमता है ये 5 और 9 3 12, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c की क्षमता है। इसलिए a प्लस b प्लस c की क्षमता क्या हो जाएगी? 6 यूनिट। हमसे काम किसे करवाना? तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में कर पाएंगे? तो बताओ 6 की क्षमता से अगर 60 काम करेंगे तो 10 दिन लगा देंगे बस। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्क एंड टाइम का प्रश्न था। अगला सवाल देखिए। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी उसे 6 घंटों में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल टंकी को कितने घंटों में पूरा भर देगा? देखो, नल ए 8 घंटे में भर सकता है और नल बी 6 घंटे में भर सकता है। लघुत्तम तो आपका 24 आ गया। अब 6 चौके 24 और 8 तियां 24। दोनों ने मिलकर काम किया, 2 घंटे बाद एक को बंद किया गया है। 2 घंटे तक तो इन्होंने काम किया ही होगा, तो 3 और 4 7 के हिसाब से 2 घंटे काम किया, 14 यूनिट भर दिया गया। अब शेष टंकी कितनी बची होगी? शेष 10 टंकी बची। अब करें ए को बंद कर देंगे। जब ए को बंद कर देंगे तो बी केवल काम करेगा, तो बी 10 यूनिट को 4 के हिसाब से 2.5 घंटे में भर देगा। ये रहा, 4 में 2.5 का गुणा करोगे तो 10 बन जाएगा। ये रहा आपका सवाल।
आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में तय करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। यात्रा की दूरी बताओ। दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणा समय। तो चलो औसत चाल निकालते हैं। आधी आधी दूरी चलें यानी 2xy फार्मूला तैयार हो जाएगा। 2 गुणा 40 गुणा 60 अपान 40 प्लस 60 यानी 100। ये हो गई औसत चाल। अब कितना घंटा लगे थे? 8 घंटा लगे थे। बस काट दो, ये डबल जीरो गया, 2 चौके 8, 8 के 48 गुणा 8, 48 गुणा 8 करना पड़ेगा। 8 64, 6 8 32, 6 38, 384 किलोमीटर की टोटल दूरी रही है। आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रश्नों को कितने आसानी से सोचा जा सकता है। थोड़ा सा लगाएंगे और तुरंत उत्तर आपके पास बन जाए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा वापस मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बता दो। आप जानते हैं अभी अभी हम लोग किए हैं 2xy अपान x प्लस वाई, 2 गुणा 80 गुणा 60 अपान 80 प्लस 60, 8 से 14 140। इसको काटना है आपको। तो 20 तिया 60, 20 सत्ते 140, तो 2 तिया 6 6 48, 480, 480 बटा 7, 7 छक्के 42, 42 6 48, 6 60, 7 8 56, 4 बटा 7 क्या आ गया? 68 सही 4 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर आ गया औसत चाल। औसत चाल कैसे निकलता है? दो बराबर दूरियां होती हैं तो फॉर्मूला बनता है 2xy अपान x प्लस वाई। किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। एक वर्ग है, इसका विकर्ण है 15√2। अगर ये 15√2 है, इसकी भुजा 15 हो जाएगी। अगर 15 हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 225। देख रहे? अब विकर्ण से कैसे भुजा निकाली जाती है आप जानते हो, अंडर 2a विकर्ण का मान होता है। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। आयतन बताओ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 462। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है भाई? 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462। और वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये कितना दिया हो? इसका 1/3 है। इसका 1/3 कितना होता है? 3 से भाग दीजिए। 3 1 के 3, 3 5 15, 3 चौके 12। अगर हम इसमें भाग दे दें ऐसे तो जानते हो 2 पाई आर कट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच और आर में संबंध मिल जाएगा। क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं 3 बार में? क्रॉस मल्टीप्लाई है, देखो ये बन गया एच प्लस आर बराबर 3h। अगर हम एक ही उधर ले जाएं तो 2h बराबर आर हो जाएगा। बस अब किसी में वैल्यू रख दो तो आर और एच की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे? हम 2 पाई आर एच में रखते हैं। 2 पाई माने होता है 22/7। आर की जगह पे हम आर ही रहने देते हैं, नहीं आर की जगह पे 2h लिख देते हैं। अब इंटू एच, 2 पाई आर एच, और ये है कितना? 154। आप ध्यान से देखो, हमने वक्रतल के माध्यम में आर की जगह पे एच इस्तेमाल कर दिया, इससे हमें अभी एच मिल जाएगा। और जैसे एच मिलेगा तो इसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बताओ 2h²। अगर हम h² यहाँ रोक दें तो ये उधर जाएगा 154 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा 2। तो 22 सत्ते 154 होता है। तो h² बराबर 49/4, यानी h बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। h बराबर हो जाएगा 7/2। अगर h बराबर 7/2 हो जाएगा तो r बराबर इसका दुगना होना चाहिए, 7 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया आयतन बता दो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई माने 22/7, आर स्क्वायर आर माने 7 × 7, और एच की जगह पे क्या लिख देंगे? 7/2। यही काटना है। अब बताओ ये 7 गया, और इस 2 से हम इस 11 को काट सकते हैं। तो 49 × 11 आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया? 49 × 11।
11 9 99 9 11 चौक 44 9 53 539 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर। अच्छा सवाल था, ठीक लेवल का सवाल कहा जाएगा कि जब आप इसको लगाएंगे अकेले में तब फील करेंगे कि क्या क्या करना पड़ा। अभी तो एक व्यक्ति लगा रहा होता तो आपके मन में था हाँ हाँ सही है सही है। दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 9408 है, दोनों में बड़ी संख्या क्या है। देखो अगर क्रमिक सम संख्याएं होती हैं द्विघात समीकरण बनता है, लेकिन द्विघात समीकरण बहुत जटिल होता है। हमको इसको तरीका बताता हूँ जल्दी लगाने का। तो 9408 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप पाओगे कि 100 स्क्वायर के तो पहले ही है। अब 95 की बात करें तो 95 का स्क्वायर कितना होता है, 90 9025, बिल्कुल 95 का स्क्वायर होता है 9025 और इसका स्क्वायर होता है 10,000। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में हमारा 9408 है। तो आप बता सकते हैं कि 95 से 100 के बीच कितनी सम संख्याएं आपके पास पाई जाती हैं, या तो 92 नहीं 95 बाद में कितना पाएगा 96 और 98, यही दोनों संख्याएं तो आती हैं इन दोनों के बीच में। बोलो अब 96 और 98 66 48 इकाई मिल भी गया। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 98 है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 22वां सवाल है, लिखा किसी भिन्न का अंश 200% और हर 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 9/20 हो जाता है। कोई भिन्न जैसे x बटा वाई, इसके अंश को 200% बढ़ाया गया, 200% बढ़ाया गया इसका मतलब 300/100 किया गया, और हर को 300% बढ़ाया गया इसका मतलब 400/100 किया गया। अब तब ये क्या बना है 9/20। अब देखो बहुत कुछ कट जाता है, देखो ये 3/4 उधर जाएगा, x बटा वाई बराबर हो जाएगा 9/20 और गुणा 4/3। अब 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, आपका उत्तर हो जाएगा 3/5। कहीं दिख रहा, सी विकल्प से। ठीक है, जो जो कहता जाए अपने तरफ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप कहेंगे उसी तरह से उत्तर बनता चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारियों में उसे कितने और रन बनाने चाहिए कि उसका रन औसत 6 बढ़ जाए। बताओ 10 पारियों में उसके औसत रन 32 है, मान लो अगली पारी में उसे 1 रन बनाना चाहिए, और तब पारी कितनी हो जाएगी 11, और औसत क्या होना चाहिए, औसत रन 32 कहें 6 बढ़ जाएगा तो 38 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। अब बताओ यक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो यक्स बराबर 38 गुणा 11 करें, 11 8 88 8, 11 से 33 और 8 33 और 8 41 और माइनस 320, घटा दीजिए 8 में से 0 घटाएंगे 8, 11 में से 2 9 घटाएंगे 9, बस 98। अगली पारी में कितना रन बनाना चाहिए उसको 98। अगर वो 98 बना देता है तो औसत 6 रन बढ़ जाएगा। देखिए साझा का सवाल दिख रहा है, ए और बी क्रमशः 60,000 और 80,000 एक व्यापार में लगाते हैं। ए को लाभ में से प्रतिमाह 100 रुपए दिए जाते हैं और शेष लाभ को लगाई गई पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। ए के कुल 3900 रुपया मिला तो बी को कितना रुपया मिला, यही लगाना। तो देखो इन्होंने लगाया है 60,000 और 80,000। अच्छा चूंकि समय सबका बराबर है तो इनके बीच में अनुपात क्या आ जाएगा भैया, सारे जीरो कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 4 4, 3:4 में इन्होंने पूंजी लगाई। फिर कह रहे हैं ए को कुल लाभ में से प्रतिमाह 100 रुपये दिए जाएंगे, श्रीमान ए है और श्रीमान बी है, तो कुल लाभ में से प्रतिमाह 100 रुपये दिए जाएंगे। 100 रुपये अगर दिया गया तो इसका मतलब 12 साल में 12 महीने में 1200 दिए जाएंगे, और शेष लाभ को लगाई गई पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब शेष लाभ था कितना ये बताया नहीं ना, 4 3 लगा, अगर हम इनको 4x और 3x मान लें तो कुल लाभ तो 7x रहा होगा, 7x में से 1200 इनको पहले दे दिया गया, कहीं तो लिखा नहीं लाभ कितना हुआ है, ए को कुल 3900 रुपया मिला। अब बताओ 7x में से क्या निकल गया है 1200 रुपया निकल गया, और इसमें से ए को और क्या मिलने जा रहा है, ए को मिलेगा 3/7, अनुपात बटे अनुपात की, तो ए को क्या मिलना है देखो 7x
-1200 का 3/7 मिलेगा और प्लस 1200 और मिलेगा और तब कितना मिलेगा 3900 रुपया ए को मिलेगा। अगर यही पता चल जाए तो बाकी जो बचेगा हम बी को दे देंगे फटाक। देखो अगर हम 1200 उधर लेकर जाएं तो इधर क्या बचेगा भाई 0 0, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से गया 2, 27 बचेगा और 3/7 उधर जाएगा तो 7/3 बचेगा, 3 9 27, 9 7 63 हो जाएगा। अब 7x माने 1200 बराबर 63 हो जाएगा तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1200 जाकर वहां जुड़ेगा 63 में, तो 0 0, 3 और 2 5 और 6 और 1 7 हो जाएगा। अब ये मामला है कि 7500 तो पूरा कटा ही नहीं। देखो ए और बी 60,000 80,000 रुपये व्यापार में लगाते हैं, कुल लाभ में से 100 दिया था, इस लाभ को लगाएगी तो बढ़ जाता है, ए को 39 मिला, बी को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ तक तो सवाल बनना चाहिए था। देखो इनको 3x मिलना है, इनको 4x मिलना, 3 4 के अनुपात में है, यानी कुल धन 7x है और 7x में से इनको 100 रुपया महीना दिया जाएगा, एक साल के अंदर इनको 1200 रुपया दे दिया जाएगा, तो बचेगा 7x माइनस 1200। 7x माइनस 1200 में से ए को क्या मिलना है 3/7 मिल रहा और 1200 मिलेगा ही मिलेगा और कुल मिला के ए को मिलेगा कितना 3900। बस यही इतना है। बस इसमें अगर कुछ गलती हो रही है तो इसका मतलब होता है कि कहीं कहीं कुछ है। अब हम 1200 पहले उधर जाएंगे तो घटेगा, तो घटाते हैं 0 0, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 में से घटाएंगे 2 और ये 3/7 है तो वहाँ जाएगा 7/3 बचेगा, 3 9 27 9 6300। अब ये ब्रैकेट आपका खुलेगा तो -1200 उधर जाकर +1200 हो जाएगा, तो 6300 और 1200, 3 2 5 और 6 7 7500। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, पूरा कटेगा ही नहीं, कट जाता तो ठीक था, 7 1 7 0, 7 7 49, 7 1 7 ऐसे कुछ बचेगा, बल्कि हम लिख दें 7500/7, 7500/7 मिलेगा। अगर यह धन यही धन मिलेगा यानी एक्स की वैल्यू आ गई, तो बी को क्या मिला, बी को तो सिर्फ यही 4x मिला है ना, बल्कि इसका इस संख्या का 4/7 मिला है बी को। आओ देख लेते हैं। अगर बी को हमें देना हो तो हम क्या दे सकते हैं, हम देंगे 7x माइनस 1200 का कितना दे देंगे 4/7। अब हम जानते हैं x की जगह पे हम लिख देंगे 7500/7। अगर हमने 7500/7 यहाँ लिख दिया तो 7 7 कट जाएगा, तो 7500 माइनस 1200 करो आप तो हो जाएगा 6300, यानी 6300 का 4/7 मिलना है, 7 9 63 9 चौके 36। ये रहा, बड़ा गजब सवाल है भाई, है अच्छा सवाल। ये है यहाँ पर पहुंच करके लगता है कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मिस्टेक है, एकदम सही सवाल है। आइए देखते हैं, ये रहा आपका आखिरी सवाल। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। आपको इसके लिए पता होगा कि अगर ऐसा लाभ दिखाई पड़ता है 100:1 के रूप में मिश्रण मिलाया जाता है। अब देखो पानी के बाद पहले कह दिया, इसलिए हमें 1:100 करना पड़ेगा, तो हमें 20% लाभ चाहिए, टोटल 100 है, काटोगे तो 1:5 है। ये रहा, यानी अगर पानी और दूध को हम 1:5 में मिला दें तो क्रय मूल्य पर बेचने पर सदैव 20% का लाभ। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, कठिनाई बिल्कुल नहीं आती है, बस अभ्यास बनाए रखें। धन्यवाद।